हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रही एक नया चैप्टर जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से कम 9 से लेकर 10 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का हाई वेटेज है और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जाएंगे कि किस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर है, किसने जेनेटिक मटेरियल डिस्कवर किया पहली बार, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा। आरएनए के बारे में देखेंगे कि जो पहला डीएनए आरएनए में सबसे पहले कौन आया था, आरएनए आया था। ठीक है, रेप्लिकेशन देखेंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोडान, ट्रांसलेशन, मीन्स किस तरीके से डीएनए से आरएनए बन रहे हैं, आरएनए से प्रोटीन बनेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि जो रेगुलेशन हो रहा है जीन के एक्सप्रेशन का कैसे हो रहा है, कैसे एक जेनेटिक मटेरियल किसी जीन को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखेंगे और लास्ट में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ठीक है, in the previous chapter you have learned that the inheritance pattern and the genetic basis of such pattern। यहाँ पे बोला गया है कि आपने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा कि किस तरीके से इनहेरिटेंस पैटर्न होता है और क्या क्या जेनेटिक बेसिस होती हैं उस पैटर्न के। At the time of the Mendel, the nature of those factors regulating the pattern of the inheritance was not clear। अगर हम बात करते हैं मेंडल के टाइम पे, तो जो पैटर्न था इनहेरिटेंस का कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी जीन जा रहे थे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, वो पूरी तरीके से डिफाइन नहीं हुआ था। ठीक है, जिसको क्या बोल रहे थे, फैक्टर बोल रहे थे। अब देखिए कुछ टाइम बाद, 100 साल बाद अब देखने को मिलेगा ये फैक्टर कोई और नहीं, ये क्या है, जीन है। और जीन क्या करता है, ये पेरेंट के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में शो करता है। ठीक है, एक्सप्रेस करता है उसको। ओवर द 100 ईयर, ठीक है, लगभग 100 साल बाद, द नेचर ऑफ द पुटेटिव जेनेटिक मटेरियल वॉर इन्वेस्टिगेटेड कल्टिमेटली इन द रियलाइजेशन दैट डीएनए, द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल एट लीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 100 ईयर बाद देखने को मिला कि जो जेनेटिक मटेरियल है, हमें ये रियलाइज हुआ कि जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में यही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, in class 11th you have learned that the nucleic acid are the polymer of nucleotide। जैसा कि आप क्लास 11 बायोमोलिक्यूल चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जैसे न्यूक्लिक एसिड में डीएनए हो गए, आरएनए हो गए, ये क्या है, ये पॉलीमर है। ठीक है, किसके, न्यूक्लियोटाइड के। इसका मतलब कि न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे क्या है, मोनोमर, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड इकट्ठा हो जाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, बन के आगे न्यूक्लिक एसिड, या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। बात करते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में, डीएनए के बारे में। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, देखिए दोनों में एक ही चीज़ का डिफरेंस है कि डीऑक्सी का मतलब है कि इस राइबोन्यूक्लिक एसिड के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो कौन हो गया, डीएनए। राइबोन्यूक्लिक एसिड के पास क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, और स्टेबिलिटी में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। आर द टू टाइप ऑफ द न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन द लिविंग सिस्टम। ये दो टाइप के यहाँ पे हम बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड हैं, चाहे डीएनए हो सकता है चाहे आरएनए। ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, यही जो हमारे दुनिया में ऑर्गेनिज्म है उनमें पाए जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। डीएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो डीएनए है, लगभग सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे आसपास, मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनिज्म है उनमें डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। RNA though it is also act as the genetic material in some viruses, mostly the function as the messenger। ठीक है, जो RNA है ये भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। ठीक है, किस में करता है, कुछ वायरसेस में, सम वायरस बोला गया है। ठीक है, लेकिन मोस्टली इसका काम क्या है, मैसेंजर, मीन्स मैसेज को पहुंचाना। ठीक, जैसे डीएनए का कोई मैसेज है, वो चाहता है कि उसके बच्चे, ठीक है, कोई पेरेंट है वो चाहता है कि अपने डीएनए के थ्रू, अपने जीन्स के थ्रू, अपने जो मैसेजेस हैं, जो अपने एक्सप्रेशंस है अपने बच्चों में देना। तो कहीं ना कहीं जो आरएनए है ये बीच का क्या है, मैसेंजर है। ये क्या करेगा, डीएनए से पहले आरएनए बनेगा और आरएनए से क्या होगा, प्रोटीन बनेगा, और यही प्रोटीन एक्सप्रेस करेंगी वो ट्रेट्स या वो कैरेक्टर्स को। आरएनए हैज एडिशनल रोल्स एज वेल। ठीक है, इसके और भी रोल्स हैं। इट्स फंक्शन एज एडॉप्टर, स्ट्रक्चर एंड सम केसेस एज अ कैटलिस्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, बोला गया है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है कुछ वायरसेस में, इसके अलावा मैसेंजर का काम करता है मोस्ट ऑफ द केस में, एडॉप्टर का भी काम करता है, जैसे कि टीआरएनए यहाँ पे लिख सकते हैं। एडॉप्टर का काम हम लोग ट्रांसलेशन में देखेंगे। ठीक है, और इसके साथ हम बोल सकते हैं कैटलिस्ट मॉलिक्यूल है, ये स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल है। अब आगे देखते हैं, इन क्लास 11th you have already learned that the structure of the nucleotide and the way these monomer unit are linked to form a nucleic acid as a polymer। आपने क्लास 11 बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर है आगे चल के और भी न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते जोड़ते आगे चल के क्या बनाएंगे, एक बड़ा सा पॉलीमर बनाएंगे, किसका, न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है,
इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इस चैप्टर में हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, इट्स रेप्लिकेशन, किस तरीके से एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, जो प्रोसेस है किस तरीके से डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है, मीन्स ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द अमीनो एसिड इन प्रोटीन, ठीक है, कौन कौन से ऐसे जेनेटिक कोड होते हैं, कोडान होते हैं जो आगे चल के अमीनो एसिड को कोड करके क्या बनाएंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे हम ट्रांसलेशन बोलेंगे, वो पढ़ेंगे। एंड द एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन, किस तरीके से ये जो प्रोटीन्स है या फिर जो जीन आगे प्रोटीन के फॉर्म में आगे एक्सप्रेस होंगी, कैसे काम करे उसके बारे में पढ़ेंगे। द डिटर्मिनेशन टू complete nucleotide sequence of the human genome during the last decade has set a new era of the genomics। हम लोग लास्ट में क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन जीनोम, ठीक है। लास्ट 10 ईयर में एक नया एरा देखने को मिला हमें जेनेटिक्स का, जीनोम के बारे में, ह्यूमन के जीनोम किस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है, तो ये देखने को मिलेगा। इन द लास्ट सेक्शन द एसेंशियल ऑफ द ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड, ठीक है, जो लास्ट सेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से काम करता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन बाय द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम, दैट इज द डीएनए। चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे इंटरेस्टिंग जो लिविंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है, जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए, उनके बारे में। In the subsequent session, we will understand that why it is most abundant in genetic material and what its relation is with RNA। जैसा कि हम पहले से सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा है, हम समझ रहे हैं कि क्यों इतना ज़्यादा अबंडेंट है ये जेनेटिक मटेरियल एज अ डीएनए और इसका क्या संबंध है आरएनए के साथ। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए है क्या, ठीक है। डीएनए इज द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, और किसका पॉलीमर है, ये पॉलीमर है हमारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये पॉलीमर है। अब लेंथ के बारे में बात करते हैं कि इसका लेंथ कितना है। द लेंथ ऑफ द डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिफर्स टू एज बेस पेयर। जब भी बेस पेयर आएगा ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पे पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड लिए गए हैं, ठीक है, या तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या तो जब बेस पेयर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 न्यूक्लियोटाइड ले रहे हैं, मीन्स पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम क्या बोल रहे हैं, बेस पेयर्स बोल रहे हैं। प्रेजेंट इन इट, ठीक है, एक जो लंबा सा हमारा डीएनए है, जो पॉलीमर है किसका, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का, तो उसमें अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो किससे बना हुआ है, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं पेयर ऑफ बेस पेयर से बना हुआ है। इट इज़ ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिज्म का। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। अ बैक्टीरियोफेज नोन एज 5x174 हैज़ 5386 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये क्या है, जो बैक्टीरियोफेज है या फिर 5x174 में देखने को मिलता है, जो न्यूक्लियोटाइड है कितने हैं, 5386 है। ये डाटा याद रहना चाहिए। बैक्टीरियोफेज लैम्डा, ठीक है, ये दूसरा बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं कि ऐसे वायरसेस जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। इन जितना भी मैं नाम ले रही हूँ ऑर्गेनिज्म का, सबके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, ओके। हैज़ 48,502 बेस पेयर। बेस पेयर का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखने को मिल रहे हैं, मीन्स इसके पास कितने हैं, 48,502 बेस पेयर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स पेयर में देखने को मिल रहे हैं। इशिया कोलाई की बात करते हैं, मीन्स ई कोलाई की बात करते हैं, हैज़ 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, ठीक है, जो हमारा इशिया कोलाई है, मीन्स हम बोल सकते हैं ई कोलाई जो है उसके पास कितने बेस पेयर है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर है। एंड हैप्लाइड कंटेंट ऑफ द ह्यूमन डीएनए इज 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। जो अगर हम हैप्लाइड कंटेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल गैमेट्स की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे गैमेट्स के बारे में बात किया गया, क्योंकि जो भी गैमेट्स होंगे ह्यूमन में वो कैसे होंगे, हैप्लाइड होंगे। तो जो हैप्लाइड कंटेंट होगा ह्यूमन के डीएनए का, अगर हम बात करते हैं कितने बेस पेयर हैं, यहाँ पे 3.3 × 10⁹ बेस पेयर है। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ
सच अ लॉन्ग पॉलीमर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो डीएनए है इतना बड़ा पॉलीमर है, इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इतने सारे बेस पेयर है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं कि ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड चेन के फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड बना रहे हैं। वो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, बस उनके कंपोजिशन पे हम लोग देखेंगे। लेट अस रिकैप्सुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए और आरएनए। हमें डीएनए और आरएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में थोड़ा सा सोचना है कि कैसे होते हैं स्ट्रक्चर। अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोई न्यूक्लियोटाइड उसके पास 3 कंपोनेंट होना जरूरी है, तभी जाके वो एक न्यूक्लियोटाइड होगा। अ नाइट्रोजनस बेसिस, पहला नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए। अ पेंटोज शुगर, 5 कार्बन का शुगर होना चाहिए। राइबोस इन केस ऑफ आरएनए, उस शुगर का नाम, अगर आरएनए में वो शुगर है, ठीक है, पेंटोज शुगर, तो उसका नाम राइबोस होगा। लेकिन अगर डीएनए में है तो उसका क्या नाम होगा, डीऑक्सीराइबोस फॉर डीएनए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन गायब हो गया। डीऑक्सी का मतलब क्या, एक ऑक्सीजन इस शुगर से गायब हो गया इन केस ऑफ डीएनए। एंड लास्ट क्या है, अ फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पे अगर न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो आपके लिए 3 चीज़ एसेंशियल है। पहला क्या है, नाइट्रोजस बेस होना चाहिए। दूसरा पेंटोज शुगर होना चाहिए, 5 कार्बन के शुगर। अगर राइबोस शुगर देखने को मिल रहे हैं वो आरएनए में होंगे, डीऑक्सीराइबोस शुगर देखने को मिलेंगे वो डीएनए में होंगे। फॉस्फेट ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो चेन बनेगी इन्हीं के लिंकेज से बनेगा, तो फॉस्फेट ग्रुप भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 ऐसे कंस्टिट्यूएंट हैं जो कि एक न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। अब हम लोग नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला कौन हो गया, पहला हो गया यहाँ पे बात करते हैं प्यूरिन, दूसरा हो गया यहाँ पे pyrimidine। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं प्यूरिन और पेरिमिडीन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे प्यूरिन की बात करते हैं, AG से याद करिएगा। जो प्यूरिन होंगे वो कैसे होंगे, AG। AG का मतलब क्या हो गया, एडनिन। दूसरा क्या हो गया, एडनिन के साथ कौन है, साइटोसिन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये प्यूरिन है। अगर हम बात करते हैं पायरिमिडीन के बारे में बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, यहाँ पे 3 होते हैं। साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया, थायमिन। इसको आप याद कर सकते हैं, कट, CUT कट। C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरेसिल, T फॉर थायमिन। बट याद रहना चाहिए जो यूरेसिल होगा इन केस ऑफ आरएनए एंड थायमिन इन केस ऑफ डीएनए। जब यूरेसिल प्रेजेंट है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, अगर थायमिन प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। दोनों एक साथ कभी नहीं प्रेजेंट होंगे, बट डीएनए आरएनए में क्या होंगे, अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलेगा नाइट्रोजनस बेस। ओके, साइटोसिन इज कॉमन इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, जो साइटोसिन होगा ये चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में ही कॉमन होगा, दोनों में ही प्रेजेंट होगा। बट यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। जो थायमिन होगा ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए में होगा। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट प्लेस ऑफ द थायमिन। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो यूरेसिल है ये आरएनए में प्रेजेंट होगा, किसकी जगह पे, थायमिन की जगह पे। अ नाइट्रोजनस बेस is linked to the OH of a 1' carbon pentose sugar through the N-glycosidic linkage to form a nucleoside। ठीक है, बोला जा रहा है कि कोई भी नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर के पहले कार्बन से या पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ेगा, जहाँ पे किस बॉन्ड से जुड़ेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे। और क्या बनने वाला है यहाँ पे, न्यूक्लियोसाइड। मतलब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रही हूँ कि यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बनाना है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड, तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, पहला नाइट्रोजनस बेस, दूसरा कौन होगा, पेंटोज शुगर। बस आपके पास अगर 2 चीज़ है, नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड बनने वाला है। क्योंकि जो पेंटोज शुगर हमारा इस तरीके से है 5 कार्बन का, सपोज करिए पहला कार्बन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किस बॉन्ड से जुड़ेगा, यहाँ पे हम बोलेंगे N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल सकते हैं, लिंकेज बोल सकते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। बट अगर हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो क्या करना है, जो भी हमारा न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर आपने देख लिया, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोज शुगर, प्लस यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम लोग, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा, फॉस्फेरिक एसिड से आएगा, उसको जोड़ देंगे। ठीक है, और ये जो
न्यूक्लियोसाइड है, इससे हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा 5th कार्बन से जुड़ेगा, किस बॉन्ड यहाँ पे क्या बनेगा, एस्टर बॉन्ड बनेगा, एस्टर बॉन्ड। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है कि पहले आपको न्यूक्लियोसाइड बनाने हैं जो नाइट्रोजन बेस होंगे, 2 टाइप के होंगे, एजी एंड कट से याद करिएगा, मीन्स प्यूरिन हो गया, पैरामिडीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस ये हो सकते हैं जो पेंटोज शुगर से जुड़ रहे हैं। याद रखिए जो पेंटोज शुगर, अगर ये यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन गायब नहीं तो इसका मतलब मैं आरएनए का इसको बना दी हूँ। ठीक है, अगर कहीं पे ऑक्सीजन की कमी, इसका मतलब डीएनए का पेंटोज शुगर होगा, मीन्स डीऑक्सी राइबोज शुगर है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है कि न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे क्या बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, टाइट करके रखना, फॉस्फेट ग्रुप का यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये टाइट करके रखा और कौन सा बॉन्ड बन रहा है, एस्टर बॉन्ड। आगे देखते हैं यहाँ पे बोला गया है कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो OH ग्रुप के जो पहला कार्बन है पेंटोज शुगर का, उससे जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड होता है, N, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, सच एस, अब कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा न्यूक्लियोसाइड का, अगर हम बात करते हैं एडेनिन, आगे चल के क्या बनने वाला, सच एस एडेनोसिन या डीऑक्सी एडेनोसिन, मीन्स एडेनोसिन होगा इन केस ऑफ आरएनए, डीऑक्सी जैसे शब्द आया तो मतलब ये डीएनए के लिए हुआ। ग्वानोसिन और डीऑक्सी ग्वानोसिन। ठीक है, ग्वानोसिन किसके लिए आया, आरएनए के लिए, डीऑक्सी ग्वानोसिन आया किसके लिए, डीएनए के लिए। साइटिडीन और डीऑक्सी साइटिडीन हो गया। यूरिडीन फॉर आरएनए बट डीएनए के लिए क्या होगा, डीऑक्सी थायमिडीन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूरिडीन किसके लिए है, ये जब न्यूक्लियोसाइड बन रहा है ये होगा आरएनए के लिए, न्यूक्लियोसाइड के लिए, लेकिन डीऑक्सी थायमिडीन किसके लिए होगा, ये होगा डीएनए के न्यूक्लियोसाइड के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द OH ऑफ द 5th प्राइम कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू अ फॉस्फोएस्टर लिंकेज, a corresponding nucleotide or deoxy nucleotide depending upon the type of the sugar present is formed। बोला जा रहा है कि जब कोई फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे 5वें कार्बन, जो 5वां कार्बन है किसका, हमारे राइबोज शुगर का, उससे जुड़ता है, कोई भी फॉस्फेट ग्रुप हमारे 5वें कार्बन की जो यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड है उससे जुड़ता है, मीन्स राइबोज शुगर को ही मानते हैं, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्टली न्यूक्लियोसाइड से जुड़ता है, तो किस बॉन्ड से जुड़ता है, यहाँ पे फॉस्फोएस्टर लिंकेज। ठीक है, यहाँ पे फॉस्फो, एस्टर नहीं फॉस्फो भी लिख दिएगा क्योंकि फॉस्फेट भी आ रहा है, तो यहाँ पे फॉस्फो एस्टर बॉन्ड या फॉस्फो एस्टर लिंकेज से जुड़ता है और क्या बनाता है, आगे चल के न्यूक्लियोटाइड बनाता है। और ये डिपेंड करता है कि ये डीएनए के लिए बन रहा है, आरएनए के लिए बन रहा है। 2 न्यूक्लियोटाइड, अब 2 न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड तो बन गया, लेकिन दूसरा न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ेगा। 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू द 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म द डाइन्यूक्लियोटाइड। अगर हमें 2 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है आपस में तो हम क्या करेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड का हम जो तीसरा कार्बन है, ठीक है, जो यहाँ पे राइबोज शुगर है या डीऑक्सी राइबोज शुगर है, उसका जो तीसरा कार्बन है वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 5th कार्बन होगा दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, जो शुगर का, उससे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उससे उनका संबंध बना देंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और ये क्या है, 2 यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का है। ठीक है, मोर न्यूक्लियोटाइड कैन बी ज्वाइन इन सच अ मैनर टू फॉर्म अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड चेन जुड़ते जाएंगे और क्या बनेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेंगे। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये पहले ये क्या है हमारा, ये पेंटोज शुगर है। ठीक है, पेंटोज शुगर है ये, यहाँ पे पहले कार्बन पे देखिए नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है। जब नाइट्रोजनस बेस किसी पेंटोज शुगर से जुड़ा होगा तो यहाँ पे N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। ठीक है, तो ये वाला इतना स्ट्रक्चर क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियोसाइड हो गया। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड हो गया। लेकिन अगर फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ गया, 5th कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ गया इस तरीके से, तो ये हमारा अब ये जो स्ट्रक्चर हो गया कैसा हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड ये हुआ। हम चाहते हैं एक न्यूक्लियोटाइड हमने और भी बना रखा है, तो हम उससे दूसरा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना चाहते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड है 5th कार्बन से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से या एस्टर लिंकेज से जुड़ा हुआ। लेकिन जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा तो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे 5। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो 5वां यहाँ पे देखिए 5th कार्बन पे जो जुड़ा हुआ हमारा फॉस्फेट ग्रुप है ये। ठीक है, जो 5th कार्बन पे हमारा जुड़ा हुआ फॉस्फेट ग्रुप है ये 1 2 3 दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरे, यहाँ पे बोल सकते जो यहाँ पे तीसरा यहाँ पे कार्बन होगा या हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उससे जुड़ रहा है यहाँ पे।
ठीक है। तो इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और इसी तरीके से ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होंगे और क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ए पॉलीमर थस फॉर्म्ड हैज वन एंड फ्री phosphate motility at 5 end of the sugar which refers to as a 5 end of the polynucleotide chain। बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे जो पांचवा एंड है एक साइड, ठीक है, इस यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में आपको जो पांचवा एंड है यहाँ पे फॉस्फेट का, ये क्या है, फ्री है। तो इस कंडीशन में हम इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे 5 एंड, या फिर बोल सकते हैं 5 एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि एक ऐसा पॉलीमर यहाँ पे जो बन रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, जो 5th कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है वो क्या है, फ्री है, उससे कोई यहाँ पे आगे बॉन्ड नहीं बना रहा, कोई लिंकेज नहीं कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 5 एंड बोलेंगे। सिमिलरली at the other end the polymer of the sugar has the free OH of the 3' carbon group which refers to as the 3' end of the polynucleotide chain। वैसे आप देखेंगे दूसरे साइड पे, तो यहाँ पे भी जो थर्ड यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा ये भी क्या है, फ्री है, यहाँ पे भी कोई बॉन्ड नहीं बना। तो इसका मतलब किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में आपको एक 5 एंड प्राइम देखने को मिलेगा, दूसरा 3 एंड देखने को मिलेगा। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि एक एंड यहाँ पे क्या होगा, फ्री होगा। ठीक है, एक तो प्राइम 5 वाला प्राइम एंड होगा, दूसरा होगा कि 3 वाला प्राइम एंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म ड्यू टू द शुगर एंड द फॉस्फेट। जो बैकबोन है किसी भी यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, चाहे डीएनए हो आरएनए हो, किससे बना हुआ है, ठीक है, शुगर से एंड फॉस्फेट से। द नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द शुगर मोटिलिटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। बोला जा रहा है कि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये लिंक करते हैं शुगर को, और ये क्या बनाते हैं, आगे चल के बैकबोन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आरएनए के बारे में। इन आरएनए every nucleotide received has an additional OH group present at the second position of the ribose sugar। ठीक है, बोला जा रहा है कि आरएनए में सभी न्यूक्लियोटाइड पे, जब आगे चल के न्यूक्लियोटाइड संख्या भी बनेंगे ढेर सारे, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा, जो उसका राइबोस शुगर है, ठीक है, जो यहाँ पे राइबोस शुगर देख रहे हैं उसका जो सेकंड पोजीशन, ये मान लीजिए राइबोस शुगर है, इसका जो सेकंड पोजीशन होगा यहाँ पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डीएनए में वो ऑक्सीजन गायब हो जाता है, इसीलिए उसके राइबोस शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए के डीऑक्सीराइबोस शुगर बोलते हैं। लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं होता है, सेकेंड पोजीशन पे जो भी राइबोस शुगर है उसके सेकेंड पोजीशन पे आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलता है। ऑल्सो द आरएनए the uracil is found at the place of the thymine 5-methyl uracil, another chemical name of the thymine। बोला जा रहा है कि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है, किसकी जगह पे पाया जाता है, थाइमिन की जगह पे, और थाइमिन का एक दूसरा नाम बोल सकते हैं 5-methyl uracil। अगर यूरेसिल के 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप आ गया तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, थाइमिन है, स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डीएनए। अब डीएनए के बारे में देखते हैं कि डीएनए को किसने कैसे देखा, क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुए, कैसे ये फाइंड आउट हुआ। ठीक है, अब उसके बारे में देखते हैं। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है, बोला जा रहा है कि डीएनए क्या है, एक एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है, present in a nucleus was first identified by the Friedrich Mischer in 1869। पहली बार किसी ने कहा कि जो डीएनए है ना वो कैसे एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। वो पहली बार किसी ने आइडेंटिफाई किया, पता किया इसके बारे में 1869 में। कौन थे, फ्रेडरिक मिश्चर थे। ही नेम्ड इट एज अ न्यूक्लिन। इन्होंने क्या बोला, इसे न्यूक्लिन कहा क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर था और इसका नेचर कैसा था, एसिडिक था। However, due to the technical limitation in isolating such a long polymer intact, the elucidation of the structure of DNA remain exclusive for every long period of time। बोला गया कि जो टेक्निकल लिमिटेशन थी, इतनी सारी वहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय कि किसी भी सेल से डीएनए को पूरी तरीके से बाहर निकाला जाए और उसके बारे में स्टडी किया जाए, क्योंकि डीएनए क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है। ठीक है, तो उसको हम आइसोलेट नहीं कर पाए उस टाइम। आगे देखते हैं। इट वॉज ओनली, अब देखिए कुछ कहानी दूसरी स्टार्ट होने वाली है। इट वॉज ओनली इन 1953 दैट जेम्स वॉटसन एंड द फ्रेडरिक क्रिक बेस्ड ऑन अ एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूरिस विल्किन एंड द रोजलैंड फ्रैंकलिन proposed a very
सिंपल बट अ फेमस डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। बोला गया कि ये 1953 था, ठीक है, मतलब कि 100 ईयर बाद जब यहाँ पे 1869 में पहली बार देखा गया कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर है, बट वो एसिडिक सब्सटेंस है, उसे आइसोलेट नहीं किया गया क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम थी, टेक्निक नहीं था वहाँ पे कुछ अच्छा, ठीक है। तो फिर 100 साल बाद लगभग उससे 1953 में देखा गया कि जेम्स वॉटसन और फ्रेडरिक क्रिक नाम के दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन को एनालिसिस किया, उससे आइसोलेट किया डीएनए। और ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, म्यूरिस विंकलिन, और दूसरा कौन है यहाँ पे, रोजलिंड फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। तो जेम्स वॉटसन जो थे और यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रैंसिस क्रिक थे, जो इन्होंने प्रपोज किया कि जो डीएनए है हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मॉडल है, कि वो हमारा जो डीएनए है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। कहाँ से देखें, ये एक्सरे से, एक्सरे के जो डिफ्रैक्शन है उससे देखें। वन ऑफ द हॉलमार्क, यहाँ पे जो भी हॉलमार्क दिए गए हैं ऑफ दियर प्रपोर्शन वॉज बेसिस पेयरिंग बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ द न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। यहाँ पे जो डीएनए हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे भी बेसिस होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, तो इनके बीच में क्या होगा, पेयरिंग हो रहा है, इनके बीच में क्या हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है। किस तरीके से पेयरिंग हो रहा है, ताकि जो यहाँ पे डीएनए के स्ट्रैंड है क्या हो सके, एकदम स्टेबल हो सके, ठीक है। हाउएवर दीज प्रोपोर्शन वॉज, जो ये प्रोपोर्शन है, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो बेसिस का पेयरिंग हुआ है, नाइट्रोजनस बेसिस जो है यहाँ पे पेयरिंग कर रहे हैं इस प्रोपोर्शन में, ये किस पे बेस्ड ऑन है, ऑल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ एडविन चारगाफ, ठीक है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे पेयरिंग हो रही है डीएनए के अंदर, दैट द डबल, यहाँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए चारगाफ रूल इंपॉर्टेंट है, उसी पे ये बेस्ड है और इसी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द एडेनिन एंड थाइमिन एंड द ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। बोला जा रहा है कि जो रेशियो होगा एडेनिन और थाइमिन का, ठीक है, पहले तो आप जान लीजिए कि जो प्यूरिन होगा यहाँ पे, प्यूरिन बराबर क्या हो गया, पायरिमिडीन हो गया, ठीक है, इनका हॉलमार्क था। फिर दूसरा क्या है कि जो यहाँ पे रेशियो है एडेनिन एंड थाइमिन का, वो किसके बराबर है, यहाँ पे ग्वानिन, या फिर हम बोल सकते हैं साइटोसिन, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ग्वानिन एंड साइटोसिन, इनके क्या है, इनके रेशियो के बराबर है, एडेनिन प्लस थाइमिन, देन ग्वानिन एंड साइटोसिन इज इक्वल टू कांस्टेंट और इक्वल टू 1, ठीक है। याद रखना इस बारे में कि जो यहाँ पे चारगाफ रूल है ये सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल है, और यहाँ पे जो बेस पेयर है प्यूरिन बराबर पायरिमिडीन हो गया, यहाँ पे जो एडेनिन और थाइमिन है उसका रेशियो करेंगे किसके साथ, हम लोग ग्वानिन एंड साइटोसिन का यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके साथ रेशियो करेंगे, तो या तो कांस्टेंट होगा या तो 1 होगा। तो यहीं पे मैं बता देना चाहती हूँ कि जो एडेनिन होगा वो डबल बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, और यहाँ पे जो ग्वानिन होगा ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, साइटोसिन के साथ, ठीक है। यहाँ पे यूरेसिल भी हो सकता है इन केस ऑफ आरएनए, ठीक है, थाइमिन इन केस ऑफ डीएनए बट यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए। ये डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बेस जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो बेसेस हैं, जो नाइट्रोजन बेसेस है उनके बीच में क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक बेस पेयर है, दूसरा यहाँ है बेसेस, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, कुछ तो कुछ यहाँ पे स्टेबिलिटी लाना है, यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी लाना है, तो बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। तो जो एडेनिन है ये डबल बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, थाइमिन के साथ या फिर यूरेसिल के साथ, और जो यहाँ पे साइटोसिन है ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं ग्वानिन के साथ, ठीक है। आगे देखते हैं, द बेस पेयरिंग कन्फर्म अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। जो यहाँ पे बेसिस के बीच में, नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो पेयरिंग हो रही है बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी थी किसकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की, ठीक है। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर and therefore if the sequences of the basis of one strand is known, the sequence of other strand can be predicted. वेरी इजी, चारगाफ रूल से ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो एक स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड मान लीजिए एक स्ट्रैंड है, यहाँ पे एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, तो आप दूसरा स्ट्रैंड नहीं बता सकते हैं। क्यों, कैसे बता सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे बेसिस है उनका कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक दूसरे के साथ यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, तो इससे बहुत ईजी हो गया। जैसे कि यहाँ पे
ग्वानिन है तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बनाएगा साइटोसिन, एडनिन है तो यहाँ पे थाइमिन, थाइमिन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड एडनिन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। साइटोसिन है तो ट्रिपल यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे होगी, ग्वानिन। तो एक स्ट्रैंड अगर आपको पता है कि नाइट्रोजन बेसिस इस तरीके से इस स्ट्रैंड पे है, तो आप दूसरा स्ट्रैंड भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इफ ईच स्ट्रैंड फ्रॉम द डीएनए टेल अस call it as a parental DNA as a template for synthesis of new standard two double standard DNA, let us call them as a daughter DNA, thus produce would be identical to the parental DNA molecule। बोला जा रहा है कि अगर एक स्ट्रैंड, अगर मैं इस स्ट्रैंड को बोल रही हूँ कि क्या है, ये टेम्पलेट है। टेम्पलेट का मतलब क्या, इसी के जैसा, इसी, ये क्या है, एक रेफरेंस है। ठीक है, इसी के जैसा हमें दूसरा वाला स्ट्रैंड सिंथेसिस करना है। ये हमारा क्या है, मान लीजिए पेरेंटल डीएनए है। ठीक है, ये क्या है, पेरेंटल डीएनए है, हमारे पेरेंट का डीएनए है। तो इसका हम क्या करते हैं, इसके जितने भी बेसेस हैं, नाइट्रोजन बेसेस हैं, इसके साथ हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस से दूसरे स्ट्रैंड पे ला देंगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डॉटर डीएनए हो जाएगा। तो यही बोला गया है कि अगर एक स्ट्रैंड डीएनए का, जिसे हम पेरेंटल डीएनए कह रहे हैं या फिर टेम्पलेट कह रहे हैं एक स्ट्रैंड को, तो हम उससे एक नया स्ट्रैंड बना सकते हैं। ठीक है, डबल हेलिकल डीएनए में, जिसे हम डॉटर डीएनए भी बोल सकते हैं, और ये आइडेंटिकल भी होगा एज अपने पेरेंटल मॉलिक्यूल के। बिकॉज ऑफ दिस द जेनेटिक एम्प्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें पता हो गई, तो जो जेनेटिक यहाँ पे बोल सकते हैं इम्प्लीकेशंस थे, स्ट्रक्चर थे डीएनए के, वो बहुत ही अच्छे से क्लियरिफाई हो गए। ठीक है, देखिए यहाँ पे द साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे कुछ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए के, उसके बारे में दिए गए हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, जैसा कि हम देखते हैं कि एक यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड चेन इधर, एक इधर है और दूसरा इधर है। ठीक है, वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय द शुगर फॉस्फेट। जो बैकबोन होगा डीएनए का, यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट से बना हुआ है। एंड द बेसिस प्रोजेक्टेड इनसाइड। जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस है वो अंदर की तरफ है। अंदर की तरफ का मतलब क्या है, जो ये हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ पे कोई बेस पेयर होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होगा अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ क्या है, प्रोजेक्टेड है। ठीक है, तो इनका बैकबोन किससे बना हुआ, शुगर से एंड फॉस्फेट से बना हुआ है। आगे देखते हैं, द टू चेन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ठीक है, जो दो चेन होंगे इनके पास क्या, एंटी पैरेलल पोलैरिटी है। मतलब कि एक स्ट्रैंड इस तरीके से, मान लीजिए 5 to 3 प्राइम होगा, क्योंकि एक 5 प्राइम वाला एंड फ्री था, दूसरा 3 वाला था। तो दूसरा जो स्ट्रैंड इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 to 3 होगा। मीन्स आपको पैरेलल है एक दूसरे से, जितना लेंथ एक स्ट्रैंड का होगा उतना दूसरे का होगा। बट यहाँ पे पोलैरिटी क्या हो रही है, डिफरेंस हो रही है, यहाँ पे डिफरेंट हो रही है पोलैरिटी। ठीक है, इट मीन्स वन चेन हैज पोलैरिटी 5 प्राइम to 3 प्राइम, द अदर इज 3 to 5। अगर एक एंड बोल सकते हैं 5 से 3 तक जा रहा है, दूसरे एंड तक, तो दूसरा वाला जो स्ट्रैंड का एंड है 3 to 5 होगा। मीन्स पैरेलल है एक दूसरे के, सेम लेंथ के हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट यहाँ पे पोलैरिटी क्या है, डिफरेंट है। द बेसेस इन द टू स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म द बेस पेयर। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं यहाँ पे दो स्ट्रैंड के, ठीक है, एक स्ट्रैंड यहाँ है, दूसरा वाला यहाँ है, तो उनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे बेस पेयर बनेगा। बेस पेयर का मतलब क्या है, दो नाइट्रोजनस बेस मिलके बॉन्डिंग कर लें, यहाँ पे एक पेयरिंग बना लें, तो उसी को हम मिला के क्या बोलते हैं, बेस पेयर बोलते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज देखें यहाँ पे, एडनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थाइमिन फ्रॉम द अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जो हमारा एडेनिन है ये क्या करता है, ये डबल बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, थाइमिन के साथ। ठीक है, अपोजिट स्ट्रैंड पे, एक स्ट्रैंड पे अगर एडनिन है तो दूसरे पे कौन होगा, थाइमिन होगा, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली द ग्वानिन इज बॉन्डेड विद द साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ग्वानिन है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन के बनाएंगे। एक स्ट्रैंड पे अगर ग्वानिन है तो दूसरे पे क्या होगा, साइटोसिन ही आके यहाँ पे पेयरिंग करेगा, यहाँ पे थाइमिन नहीं आएगा। बट याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पे एडनिन और थाइमिन होंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे इन केस ऑफ डीएनए, यूरेसिल भी हो सकता है इन केस ऑफ आरएनए। ठीक है, लेकिन साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्यूरिन और पिरामिडिन एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड खेल रहे हैं, मीन्स यहाँ पे लिंकेज शो कर रहे हैं, बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑलवेज प्यूरिन बिकम अपोजिट टू पायरिमिडीन। ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो प्यूरिन है ये अपने अपोजिट किसके साथ है, प्यूरिन के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, पिरामिडिन के साथ बना रहा है। दिस जनरेट अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड ऑफ द हेलिकल। यहाँ पे बोला गया है इसी की वजह से जो यहाँ पे डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर है, इनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं,
द टू चेन आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, ठीक है, राइट हैंडेड फैशन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे लिख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंडेड फैशन का मतलब इस तरीके से, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, पिच कभी कभी एंगस्ट्रॉम में दे देता है, नैनोमीटर में दे देगा, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में आपको बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में दिया है, बट इस चैप्टर में यहाँ पे पिच की वैल्यू जो दिया है 3.4 नैनोमीटर में दिया है, ठीक है। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, ठीक है, बोला जा रहा है कि जो हमारा डीएनए है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल, ठीक है, हमारा जो डीएनए है कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ओके। एक मान लीजिए 5 प्राइम है, इस तरीके से ये कहाँ जा रहा है, यहाँ 3 होगा, यहाँ पे ये 3 हो गया, तो दूसरा वाला यहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ 5 प्राइम होगा, ओके। इनके बीच में क्या है, इनके बीच में यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस है उनके बीच में पेयरिंग हो रही है, या डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से या तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हो रही है, ठीक है। और हर एक टर्न जब एक घुमाव आ रहा है, एक तो कैसा है, अगर जब भी यहाँ पे एक टर्न आएगा वो कैसा होगा, राइट हैंडेड होगा, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे क्या होगा, घुमावदार देखने को मिलेगा डीएनए का स्ट्रक्चर। तो जब एक बार यहाँ पे टर्न हो रहा है तो उसमें कितने बेस पेयर आ रहे हैं, 1 टर्न में, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 टर्न में कितने बेस पेयर आ रहे हैं, 1 टर्न में 10 बेस पेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, 10 बेस पेयर्स देखने को मिल रहे हैं 1 टर्न में, याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो एडेनिन है वो क्या कर रही है, थाइमिन के साथ, ये देखिए एडेनिन है, एडेनिन ने थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया इन केस ऑफ डीएनए। ग्वानिन है साइटोसिन के साथ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, ये डीएनए में भी होगा, आरएनए में भी होगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कौन होगा, कहीं एडेनिन है तो कहीं थाइमिन है, जो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे कि ये ग्रीन वाला देखें, यहाँ पे थाइमिन है, ठीक है, और यहाँ पे येलो वाला जो है एडेनिन होगा, तो इसके साथ क्या हो रहा है, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। ये साइटोसिन है जो ग्वानिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है। इस तरीके से क्या हो रहा है कि हर बार एक स्ट्रैंड का जो बेसिस, जो यहाँ पे बोल सकते हैं नाइट्रोजन बेसिस है, दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेसिस के साथ क्या कर रहे हैं, पेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो पिच है, पिच का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, ठीक है, ये पिच का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पिच की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, एक सेकेंड, पिच का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 2, यहाँ पे हम बोल सकते हैं बेस पेयर के बीच में जो यहाँ पे डिस्टेंस है, आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सिक्वेंटली, यहाँ पे बोला गया है कि कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर ऑफ द हेलिक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। तो पहले हम लोग पिच को डिफाइन करते हैं, जो पिच होता है ये क्या होता है, ये होता है 3.4 नैनोमीटर, और एक बार जो घुमाव आता है, एक बार जो टर्न आ रहा है, इसमें लगभग 10 बेस पेयर आ रहे हैं ईच टर्न में, ठीक है। तो जो पिच है, पिच का मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये है 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, दैट इज पिच। जब एक बार पूरा यहाँ पे राउंड हो रहा है राइट हैंडेड फैशन में, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि 10 बेस पेयर इसके अंदर हैं, ठीक है, यहाँ पे 10 बेस पेयर इसके अंदर हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 10 बेस पेयर्स इनके एक पिच के अंदर यहाँ पे घूमता हुआ दिख रहा है, ठीक है, 1 टर्न में। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो यहाँ पे बगल बगल के यहाँ पे बोल सकते हैं बेसेस है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इनके बीच के डिस्टेंस निकालने में आपको क्या करना है, 3.4 नैनोमीटर को डिवाइड कर देना है 10 से, तो आ जाएगा कितना, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। ये क्या है, 2 नाइट्रोजनस या फिर आगे के जितने भी नाइट्रोजनस बेस है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। पिच क्या है कि 2 यहाँ पे जो बेस पेयर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस, दैट इज पिच, ठीक है। ये क्या है, पिच, नॉर्मली यहाँ पे हम देख रहे हैं ये क्या है, पिच है, जो कितना है 3.4 नैनोमीटर है, ठीक है। जब एक बार राइट हैंडेड फैशन में यहाँ पे हमारा जो हेलिकल डीएनए है घूम रहा है, तो लगभग उसमें कितने हैं, 10 बेस पेयर घूम रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे एक स्ट्रैंड की बात करें, किसी एक स्ट्रैंड पे अगर आप 2 यहाँ पे बेस पेयर में देखें डिस्टेंस, तो कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर। तो यहाँ पे बोला कि डिस्टेंस बिटवीन द बेसेस इन द हेलिक्स इज अप्रॉक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर, ओके।
आगे देखते हैं, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन द डबल हेलिकल। यहाँ पे जो प्लेन है एक बेस पेयर का एक के ऊपर क्या कर रहा है, स्टक कर रहा है इन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में। दिस इन एडिशन टू द हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्म द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। अगर ये एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से किसी बॉन्ड के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ता, तो यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती। ठीक है, तो एकदम सीधा बोला गया है कि यहाँ पे एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड के जो बेस पेयर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, जिसकी वजह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो डीएनए का वो कैसा है, स्टेबल है। और याद रखिएगा कि जो बैकबोन है किससे बनी हुई है, शुगर फॉस्फेट से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डबल हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, एक यहाँ पे स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू देखिए 3 प्राइम है। ठीक है, सेम लेंथ। दूसरे में देखिए 3 to 5 प्राइम जा रहा, मीन्स अपोजिट यहाँ पे पोलैरिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ किससे, हम बोल सकते हैं फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से जुड़ा हुआ। इस तरीके से ढेर सारे यहाँ पे एक ही स्टैंड पे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रहा, इधर भी बन रहा उधर भी बन रहा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे एडेनिन है वो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, थाइमिन एडेनिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन, साइटोसिन यहाँ पे गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना। तो इसका मतलब जो एक स्टैंड है दूसरा स्टैंड एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, जिसकी वजह से जो यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए की उसको क्या मिल रही, स्टेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्यूरिन एंड पैरिमिडीन। ठीक है, प्यूरिन और पैरिमिडीन का स्ट्रक्चर क्या है, जो प्यूरिन होता है ये डबल, यहाँ पे हम बोल सकते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन होंगे कहाँ कहाँ जुड़े होंगे इसको भी लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है, जो प्यूरिन है उनके बारे में, प्यूरिन्स के बारे में, किनका जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है क्योंकि बीच बीच में नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, जैसे कि 1 3 7 9 यहाँ पे क्या क्या है, इस हेलिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको बोल सकते हैं नाइट्रोजन देखने को मिलेंगे। अगर बात करते हैं पैरिमिडीन की, तो यहाँ पे क्या है, एक ही स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, कहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ेंगे, 1 and 3 पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू फाइंड आउट वाई द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। क्या आप बता सकते हैं कि जो डिस्टेंस है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में डीएनए का, ये हमेशा कांस्टेंट क्यों है, क्या रीज़न है इसके पीछे? इसके पीछे यही रीज़न है कि जो यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, एक क्या है प्यूरिन है तो दूसरा क्या हो रहा है, पैरिमिडीन हो रहा है। एक क्या हो रहा है, पैरिमिडीन हो रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, प्यूरिन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरे लेंथ को मेंटेन किया जा रहा है, एक तरफ प्यूरिन तो दूसरी जगह पिरामिडीन, एक तरफ पिरामिडीन तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, प्यूरिन। के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, जिसकी वजह से पूरा लेंथ क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ द डबल हेलिकल structure of DNA and its simplicity in explaining the genetic implication become a revolutionary। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय कि जो DNA है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और इसके बारे में अच्छे से सिंप्लीफाई किया गया, तो ये बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी था उस टाइम के लिए। वेरी सून, ठीक है, बहुत ही जल्द। यहाँ पे बोला गया फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोगमा इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। किसने किया है, वाटसन नहीं किया, इन्होंने क्रिक ने किया है। ठीक है, अगर बोला जाएगा सेंट्रल डोगमा जो है बायोलॉजी में किसने यहाँ पे प्रपोज किया है तो आप क्रिक को लगाएंगे। ठीक है, वाटसन को नहीं। लेकिन हाँ, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्रिक और यहाँ पे वाटसन दोनों ने मिल के दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया वेरी सोन फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोगमा इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी विच स्टेट दैट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। इन्होंने बताया कि जो सेंट्रल डोगमा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन होता है पेरेंट का बच्चों में जाता है, डीएनए से पहले आरएनए फिर आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, इन्होंने इसको क्या बोला, सेंट्रल डोगमा बोल दिया। ठीक है, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना है तो क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, अपने जैसा बनाएगा। फिर देखते हैं डीएनए से क्या बन रहा है, यहाँ पे एमआरएनए बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रहा है। एमआरएनए से यहाँ पे प्रोटीन बन रहा है, तो ये कैसा प्रोसेस है, ट्रांसलेशन प्रोसेस है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कुछ वायरसेस में, जैसे कि एग्जांपल है रेट्रोवायरस। ठीक है, जो रेट्रोवायरस है इसमें क्या होता है कि उल्टा यहाँ पे एमआरएनए, ठीक है, यहाँ पे एमआरएनए खुद क्या करने लगता है, डीएनए बनाने लगता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, होता क्या है नॉर्मली कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन रहा है या आरएनए से आरएनए बनेगा तो भी क्या है, ये रेप्लिकेशन हो रहा है, अपने जैसा एक रेप्लिका बना रहा है, अपने जैसा कॉपी बना रहा है।
ठीक है। अगर यहाँ पे डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और एमआरएनए से प्रोटीन, दैट इज ट्रांसलेशन। आगे ट्रांसलेशन करना है, प्रोटीन बनाना है, तभी जाके जो इंफॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक्सप्रेस हो पाएंगे इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन। लेकिन कुछ वायरसेस जैसे कि रेट्रोवायरस की बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एमआरएनए से डीएनए बनता है, मिस उल्टा हो जाता है। यहाँ पे आरएनए अब क्या करेगा, डीएनए का जन्म देगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पहले बोलते थे डीएनए से एमआरएनए बना तो ट्रांसक्रिप्शन, अब एमआरएनए से यहाँ पे क्या बन रहा है, डीएनए बना, इसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और किसकी मदद से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंजाइम लिख लीजिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम भी इंपॉर्टेंट है कि इस एंजाइम से क्या हो रहा है कि आरएनए से डीएनए बन रहा है। आगे देखते हैं, इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, कैन यू सजेस्ट द सिंपल नेम ऑफ द प्रोसेस। हाँ, कुछ वायरसेस में देखने को मिलता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये उल्टा हो जाता है, रिवर्स यहाँ पे डायरेक्शन दिखाता है कि यहाँ पे आरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है। हम सजेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। किसकी मदद से हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से हो रहा है। किस में हो रहा है, रेट्रोवायरस में हो रहा है। रेट्रोवायरस क्या कॉज करते हैं, एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां। ठीक है, तो ये हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी लाइन में कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। बाकी हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, बट हाँ, यहाँ का जो बोल सकते हैं हर एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पैराग्राफ से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है मार्क्स को स्कोर करने का, तो आप ये हाई वेटेज चैप्टर इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।